हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे गज़ल कविता। ये आपकी क्लास 11th का एक चैप्टर है, गज़ल कविता। उसको हम पढ़ेंगे। ये दुष्यंत कुमार जी की लिखी गई गज़ल है, उनको पढ़ेंगे। अध्याय 7 है ये, ठीक है। आपके टर्म 2 में ये चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एक चीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमें पता है कि काव्य क्या होता है, या हमें पता है कि गीत क्या होते हैं। इसी तरीके से शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गज़ल क्या होती है। देखो बच्चों, गज़ल क्या होता है? जो बहुत शेर समझते हैं ना, जो शायरी होती है, शेर शायरी, बहुत सारे शेरों को मिलाकर गज़ल बनती है। तो अगर हम शेर की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो गज़ल है उनको कौन लिखेगा? कोई कवि नहीं लिखेगा, उनको लिखेंगे शायर। जो होंगे शायर लिखेंगे। कई सारी शायरियों को मिलाकर गज़ल बनती है। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि बच्चों, ओनली 15% बच्चों ने ना चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। 85% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ बच्चों, मैं बार बार बोलती नहीं हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं जानना चाहती कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारे लिए ना मोटिवेट होने का सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, तो ही हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है ना। तो हाँ, प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहो। आपके मोटिवेट करने का तरीका वही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दो। देन मतलब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समझ आएगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई गज़ल है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस पूरी गज़ल में, मतलब आगे भी जो गज़ल है उनमें जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं, जब राजनीति, मतलब जो राजनीति है ना, उसके बारे में बात बताया गया है। तो जब चुनाव के समय की बात यहाँ पर की गई है, आप कैसे लिखेंगे? सॉरी बच्चों। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गज़ल से उत्कृत है। यह गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। या इस गज़ल को दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। यह उनके गज़ल संग्रह साए के धूप में से ली गई है। ये आपकी पुस्तक में इसका नाम है, आप वहां से देख सकते हैं। इस गज़ल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और एक नए विकल्प की तलाश करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि जिस तरीके की हमारी राजनीति चल रही है, हमारे समाज में जैसी पॉलिटिक्स होती है, जैसी राजनीति होती है, उसके बारे में बताया है। उसको खारिज करने का मतलब होता है कि उसको हटाकर एक नए विकल्प की ओर सोचा जाए, एक नए ऑप्शन की साइड बढ़ा जाए। अब व्याख्या शुरू होती है। यहाँ से व्याख्या, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। इतनी सारी चीज़ों में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि प्रसंग लिखने का तरीका कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, जिस भी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके रचयिता, जो भी इसके रचयिता हैं या इनको जिसने रचा है, वो पंक्तियों में क्या बताया गया है, बस वो, दैट्स इट। व्याख्या, इस कविता के माध्यम से कवि समाज एवं राजनीति में चलने वाली हलचल को खत्म कर एक नई सुबह के बारे में, एक नए तरीके के बारे में बताने की कोशिश की है। कवि देश के महान नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि चुनाव से पहले इन महान नेताओं ने वादा किया था कि वे समाज के प्रत्येक लोगों को चिराग उपलब्ध कराएंगे, कुछ मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जब चुनाव का समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तो जो हमारी मतलब जो हमारे नेता होते हैं वो आते हैं हमारे कॉलोनीज़ में, जहाँ भी हम रहते हैं, गली मोहल्ले, उनमें आकर झूठे जो वादे करते हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे या हम पानी मुफ्त देंगे, उन पर एक कटाक्ष किया गया है, ठीक है। कि इन्होंने कहा था जब चुनाव से पहले क्या, कि हम कुछ मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, मगर यह सोचने की बात है कि यह कैसे हो सकता है, जबकि इस शहर में ही यह सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को सुख सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो सकती है।
किसी ऐसी चीज़ों के बारे में वादे करना, लंबे लंबे ऐसे वादे करना कि जो सुख सुविधाएं आपके शहर में ही अभी उपलब्ध नहीं है, आप ऐसे सुख सुविधाएं अ, अपनी जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यह सोचने वाली बात है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं वो चुनाव के समय पे हमें कैसे कैसे झूठे वादे करते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल और भ्रम और उम्र भर के लिए। मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको बच्चों, मतलब जो गज़ल होती है उनको पढ़ने का एक तरीका होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा। हाँ, दूसरी ओर कवि ने उन संस्थाओं के बारे में बताया जो लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर ही उनका शोषण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह संस्था एक ऐसा पेड़ है जहाँ पर लोग छाया पाने के लिए जाते हैं, मगर उनको छाया की बजाय धूप मिलती है, अर्थात उनका शोषण होता है। कवि ऐसे लोगों से बचने के लिए कहते हैं कवि कहते हैं कि समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वो हमें सुख सुविधाओं के नाम पर जो हमारा शोषण किया जाता है, जो हमसे कहा जाता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए तो आपका ये, हम आपको इसके बदले में ये देंगे, ये करेंगे, जो इस तरीके के वादे हैं, कवि ऐसी कंपनियों से, ऐसी संस्थाओं से आपसे बचने के लिए कह रहे हैं। और उसकी तुलना एक ऐसे वृक्ष से की जा रही है। कह रहे हैं कि हम बहुत बार एक वृक्ष के नीचे, जब कोई व्यक्ति बहुत दूर से चलकर आता है धूप में और उसे दूर एक वृक्ष दिखाई देता है और उसे लगता है कि मैं इसके नीचे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे धूप मिलेगी, लेकिन वृक्ष इतना खोखला है, उसकी जो शाखाओं में जो जितना गैप है, पत्तियों में जितना गैप है, उससे धूप सीधी लग रही है, तो हमें ऐसा लगता है। तो इस तरीके के जो खोखली चीज़ें हैं, इन पर इनसे हमें बचना चाहिए, इसके लिए कवि हमें कह रहे हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। बच्चों, मैंने बार बार प्रसंग नहीं लिखा है, मैंने सीधी व्याख्या की है, ठीक है। आपको भी पेपर में अगर 4-6 गज़ल आती है सेम चैप्टर से, तो आपको बार बार प्रसंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कवि ने आम जीवन जीने वाले लोगों के विषय में बताया है कि यह लोग मजबूर लोग हैं, यह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इनकी गरीबी इनसे लाख कुछ करवाना चाहे मगर यह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही इनके पास पैसा है और ना ही वह ताकत जिसके ज़रिए यह अपनी सुख सुविधाओं को पूरा कर सकें। इन पंक्तियों में देखिए, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, मतलब यहाँ पर आम आदमी के जीवन की बात की जा रही है कि आम आदमी इतना मजबूर है, न तो उसके पास इतना अधिक धन है कि वो सुख सुविधाओं को खरीद सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ना ही उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके या उनसे मतलब अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके या उन्हें पा सके, लड़ सके, ऐसा उसमें ताकत नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं होते। जिन लोगों के पास तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो किसी से क्या लड़ेंगे, उनके पास इतना धन ही नहीं होता। ये अपने पैर से ही पेट को ढक लेते हैं। ऐसे ही गरीब लोगों का फ़ायदा यह लोग उठाते हैं। पैर से पेट को ढकने का क्या मतलब है? जब किसी को ठंड लगती है या जब रात में आदमी सोता है और उसके पास चादर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों को अपने पेट से सिकोड़ कर लगा लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो इस तरीके के लोग होते हैं उनका फ़ायदा, गरीब लोगों का फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो हमारे नेता हैं वो इस तरीके का फ़ायदा उठाते हैं, जो शोषण करते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों का शोषण नहीं होगा तो राज में शांति कैसे बनी रहेगी। ऐसे लोगों का शोषण करते ही तो लोगों को वाहवाही मिलती है, तभी तो इन गरीबों का शोषण होता है। ये पंक्तियाँ आपको मतलब आप बहुत कठिन पंक्तियाँ नहीं हैं, आप इनको आराम से अपने आसपास के माहौल से जोड़कर देखेंगे तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अच्छी पंक्तियाँ हैं। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि इन लोगों के पास एक बेहतरीन शक्ति होती है, वह शक्ति है कल्पना शक्ति। ये कल्पना के माध्यम से हर चीज़ को भांप लेते हैं, अपने हर सपने को कल्पना के माध्यम से पूरा कर लेते हैं और उन्हें यह कल्पना ईश्वर भगवान प्रदान करता है, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। इन लोगों ने ईश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु ईश्वर को मन ही मन भांप लेते हैं एवं ये अपनी कल्पना शक्ति का श्रेय भी ईश्वर को ही देते हैं कि हे ईश्वर के कारण ही ये अपनी ज़िंदगी के कुछ अधूरे सपनों को पूरा के माध्यम से ही देख लेते हैं और कल्पना में अपने अधूरे सपने को ही पूरा करते हैं। सिंपल साधारण है बहुत ही ज़्यादा। कवि इन गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास एक कल्पना शक्ति होती है, क्योंकि उसके पास ना तो धन है ना ताकत है, उसके पास सिर्फ क्या है, कल्पना है। वो जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को लेना चाहता है, पाना चाहता है, वो अपनी कल्पनाओं में ही उसे पा सकता है और ये कल्पना शक्ति उसे ईश्वर ने प्रदान की है, जिस पर वो अटूट विश्वास रखता है। अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो उसको सोचकर परेशान नहीं होता, उसको पाने की कोशिश नहीं करता, उसको क्योंकि उसके पास धन नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, तो वो क्या है, अपनी कल्पनाओं में उस चीज़ को पा लेता है और उसको पाकर खुश हो जाता है। आगे, वे मुतमईन के पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यह यहाँ पर कवि ने आम व्यक्तियों के विचारों के विषय में बताया है कि आम व्यक्ति भ्रष्ट लोगों के विषय में यही सोचते एवं समझते हैं कि भ्रष्ट लोग के मन में कोई सोच या उनके पास दिल नहीं होता, तभी तो वह लोग का शोषण करते हैं एवं जिंदगी में खुश रहते हैं। देखो, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वो सोचता है कि ये किस तरीके के लोग हैं, कितने भ्रष्ट लोग हैं, या तो इनके दिल में क्या है, इनके दिल सीने में दिल नहीं है, इनके पास दिल नहीं है, तभी तो ये लोगों को झूठे वादे करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको खुशियाँ दिखाकर उनको खुशियाँ नहीं देते। फिर कवि कहते हैं कि आम व्यक्ति अगर विरोध करने पर उतर जाए, क्रांति लाए, तो शायद उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ पर इन दो पंक्तियों में कवि ने जितना जिम्मेदार उन भ्रष्ट लोगों को बताया है, उतना ही उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर यदि आम व्यक्ति चाहे तो वो अपने ऊपर हो रहे शोषण को रोक सकता है, क्रांति ला सकता है, अगर वो उनका विरोध करे तो। लेकिन वो विरोध नहीं करता, ये ऊपर वाली पंक्तियों में बताया गया था, क्योंकि वो जैसा उसको मिल रहा है वो अपनी कल्पनाओं में खुश है। तेरे निज़ाम है दिल ते जुबान शायर की, एहतियात ज़रूरी है बस बहर के लिए। कवि फिर कहते हैं कि शायर एवं शासक में बहुत ताकत होती है। शायर कौन होता है? जो शायरी लिख रहा है। शासक कौन होता है? जो हमारे ऊपर शासन करता है, जो राजा होता है, जो अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे गलत लोगों का विरोध करते हैं। जब शायरी विरोध पर उतर आती है तब सत्ता के लोग उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उनकी लेखनी पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। कवि कह रहे हैं कि शायर की कलम में इतनी ताकत होती है कि अगर वो विरोध पर उतर आए, अगर वो इस सब को रोकना चाहे तो वो इस सब को रोक सकती है। जैसे आज अगर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो पत्रकारिता जो होती है, जो जर्नलिज्म होता है, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने न्यूज़ में दिखाकर जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं। इसलिए आपने देखा है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो न्यूज़ वालों से बहुत ज़्यादा बना कर रखते हैं, कहीं उनके बारे में कुछ गलत ना कह दिया जाए, उनकी कलम से उनके बारे में कुछ गलत ना लिख दिया जाए। तो शायर वही कह रहे हैं और अपने चेहरे को लोगों के सामने आने से रोक देते हैं। ठीक है। जाए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं यहाँ पे। अंत में कवि कहते हैं कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को स्वाधीन होकर जीना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि चाहे वह अपने लिए जिए, औरों के लिए जिए, दूसरों का उद्धार करे
या अपना उद्धार करे, मगर उसको मानव जीवन के मूल्यों को समझना होगा। देखो गुलमोहर में मतलब बगीचे में जो गुलमोहर के पत्ते होते हैं ना, मतलब गुलमोहर के जो फूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, ठीक है, बहुत खुशबू आती है उनसे। तो क्या बोल रहे हैं, वही फूल क्या होता है बगीचे में भी होते हैं, जो पैरों के नीचे पैरों के तले भी कुचल दिए जाते हैं। वही यदि कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शव पर भी उन फूलों को चढ़ाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो अपना उद्धार करे, दूसरों का उद्धार करे, चाहे वो अपने लिए जिए, चाहे वो अपने परिवार के लिए जिए, समाज के लिए जिए, कुछ भी करे, लेकिन उसको हमेशा एक बात समझनी चाहिए कि मानव जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए। मतलब जो मानव के मूल्य है उसको हमेशा समझना चाहिए। मानव का मूल्य क्या है, हर व्यक्ति को एक दूसरे का मूल्य समझना चाहिए, एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए। ये किस पर कटाक्ष किया जा रहा है, जो राजनेता हैं उन पर, कि उन्हें भी हमारे मूल्य समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के मूल्यों को नहीं समझता तो वह मानव नहीं हो सकता। अर्थात हर मानव को स्वाधीन तरीके से जीना चाहिए और हर एक के जीवन को सुखदायक बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सी शायरी गज़ल थी, तो बहुत ही अच्छा, मतलब छोटी छोटी शायरियाँ दी हुई हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको पसंद मतलब समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ बच्चों, जो ये वाला मैंने बताया था इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, कमेंट करो, बताओ क्या दिक्कत है, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाय।